जब अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में था उसी टाइम पे उसने चक्रव्यूह में घुसने की भी शिक्षा ग्रहण कर ली थी। क्योंकि हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल विल बी फाइन। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो काफ़ी डिमांडिंग वीडियो है। मेरे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स की भी रिक्वेस्ट थी और कुछ रिलेटिव्स की भी, जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। कभी प्रेगनेंसी पर किसी क्वेश्चन, मतलब कभी कोई क्वेश्चन होता है, कभी कोई क्वेश्चन होता है। ये तो आपको पता ही है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तब तो दिमाग में कई सारी बातें आती है, कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा कई बार हुआ है, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि एक ब्लॉग ही बना दो ताकि सबके क्वेश्चन, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो उस ब्लॉग से सबका क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपका आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज का मेरा ब्लॉग जो रिलेटेड है वो मेरा जो प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस रहा है, मतलब प्रेगनेंसी का पूरा ओवरऑल 9 मंथ्स का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा डिलीवरी का प्रोसेस रहा है, मेरी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन हुई है, मीन्स ऑपरेशन से हुई है, उसी के बारे में मेरा आज का ये व्लॉग है फ्रेंड्स। तो जैसा आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि मेरे दो किड्स हैं मेरे। एक बड़ा बेटा जो मेरा है 7 का है और छोटा है 4 का। तो फिर फ्रेंड्स, इसी आज मैं आपके साथ अपने फर्स्ट बेबी की, जब मैं कंसीव किया था और फर्स्ट बेबी से प्रेग्नेंट थी, मेरा फर्स्ट बेबी जब मैंने कंसीव किया था उसकी स्टोरी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मतलब मेरा कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, पूरा जो मेरी जर्नी थी 9 मंथ्स की वो कैसी रही और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम हुई, पॉजिटिव रहा, एक नेगेटिव रहा, क्या पॉजिटिव चीज़ें रही, क्या नेगेटिव रही, वो पूरा मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, देखिए, मेरी मैरिज हुई थी अक्टूबर 2012 में। मेरे कंसीव भी मैंने तुरंत ही कर लिया था। फर्स्ट मंथ जो मेरा था वो नवंबर 2012 था। और क्योंकि एज भी मेरी ठीक ठाक थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम भी नहीं थी। नॉर्मल एज जितनी कंसीविंग के लिए सही होती है उतनी सही थी। ऐसा नवंबर 2012 मेरा फर्स्ट मंथ था। और तो फिर फर्स्ट, देखिए, जैसे आपको सबको पता है कि प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ मेरा जो है वो काफ़ी, जैसे मैंने कंसीव किया तो उस टाइम मुझे काफ़ी वोमिट वगैरह होती थी और कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, कुछ भी नहीं। और हल्का फुल्का चटपटा खाने का मन करता था, पर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम खाने का मन करता था। और घर का खाना तो बिल्कुल ही ऐसा लगता था कि जैसे अभी खाऊंगी और अभी वॉमिट आ जाएगी, इस तरह से होता था। और कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, ना मीठा ना ज़्यादा चटपटा, कुछ भी नहीं। और कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। आप ऐसे मान लीजिए कुछ भी खाऊं तो वोमिट सी आने को होती थी। तो फर्स्ट 3 मंथ मेरे ऐसे ही गए। मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी, जिसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं कि सुबह उठते ही मतलब उठने का मन नहीं करता, इस टाइप से कुछ नहीं था। और मैं उस टाइम पे अपने प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे टाइम पर अपने इन लॉज के साथ ही थी, क्योंकि नई नई मैरिज हुई थी तो काफ़ी टाइम तक मैं उधर ही रही थी। और मेरे हस्बैंड गुड़गांव में जॉब करते थे, तो वो वीकली आते थे। वीक में उनकी 2 डेज़ की छुट्टी होती थी, सैटरडे संडे, तो वो सैटरडे संडे में आते थे। और मैं इन लॉज के साथ रहती थी। और मेरी मदर इन लॉ मुझको मॉर्निंग में उठाती थी 6 बजे, 6 AM पे। तो 6 AM पे मैं और मेरी मदर इन लॉ वॉक के लिए जाते थे और 1 to 1.5 किलोमीटर हम वॉक करते थे। और उसके बाद नीचे वहाँ सोसाइटी में ही रहते थे, तो वहाँ पर हरी घास थी। उस हरी घास में हम मतलब उस हरी घास में मैं खूब वो करती थी, वॉक करती थी थोड़ी देर के लिए। हरी घास में हल्के हल्के नंगे पाँव से वॉक करती थी। उससे मतलब काफ़ी अच्छा रहता है प्रेगनेंसी में, ये भी करना चाहिए आपको अगर उस टाइम पे मौसम सही है तो, क्योंकि सर्दियों में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस टाइम तो घास में ओस की बूंदें रहती है। तो फिर इस तरह से ही मैंने वॉक वगैरह की थी और बाद में कम कर दी थी, क्योंकि बाद में जब सर्दी आ गई थी तो फिर इसी तरह से प्रेगनेंसी, इस तरह से थोड़ा वॉक करते थे और थोड़ा सा ग्रीन ग्रास में चलते थे। उसके बाद घर आ जाते थे। उसके बाद आपको पता ही है कि ससुराल में तो काम में लगे ही रहना पड़ता है। मतलब ज़्यादा आराम नहीं किया मैंने, काम में ही लगी रही ओवरऑल पूरी प्रेगनेंसी में। और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट मंथ जब मेरा था उसमें मैं, जैसे मेरी मैरिज के बाद 1 मंथ के लिए घर जाते हैं, तो फर्स्ट मंथ में मैं अपने घर गई थी, अपने मम्मी पापा के पास। तो 1 मंथ मैं उधर ही रही थी और उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी इन लॉज के पास। और फिर मेरा जो ट्राइमेस्टर है वो इधर इन लॉज के पास ही गुजरा था। और वहाँ भी जब मैं आई थी तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ सब बोल रहे थे तो कुछ खा ही नहीं रही, क्या ससुराल में अब खाना अच्छा नहीं लगने लगा है, मायके के पकवान इतने पसंद आ गए कि ससुराल का खाना फीका लगने लगा है, क्या टेस्टलेस लगने लगा है। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता ही है, होता है मूड स्विंग्स और खाना ना खाने का मन। तो वही सब कुछ मेरे साथ हुआ था। और फिर मतलब काफ़ी कम खाना खाया था, कुछ भी वो लाते थे कुछ भी खाने का नहीं मन करता था। नॉन वेज, वैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मीन्स वो
वेज नॉन वेज सब कुछ खाती हूँ, और प्रेगनेंसी से पहले मैं काफ़ी डट कर खाती थी, बट फिर उसके बाद मेरा काफ़ी कुछ खाना मतलब कम हो गया, और नॉन वेज तो मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मुझे नॉन वेज पसंद था, पर प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। नॉन वेज तो ऐसा लगता था कि सामने लेकर ही मत आओ। कभी जैसे बन जाता था घर में तो ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खाती थी, बट बिल्कुल ज़बरदस्ती की बात कह लो आप उसे, खाने का जो अंदर से मन होता है बिल्कुल भी नहीं किया। वो मेरा पूरे 9 मंथ में ही नहीं किया। नॉनवेज मैंने पूरे 9 मंथ में ही नहीं खाया। खाया तो थोड़ा बहुत बस, मतलब जब बन गया घर में तो उन्होंने बनाया कि हाँ नॉनवेज खाना चाहिए, तब मैंने थोड़ा बहुत खा लिया, वरना नहीं, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाया मैंने। और इस तरह से मेरे फर्स्ट 3 मंथ निकले। उसके बाद 3rd मंथ में टेस्ट के लिए गए डॉक्टर के पास, जो होते ही हैं रूटीन चेकअप, और जो टेस्ट डॉक्टर्स देती है उसमें कई सारे टेस्ट होते हैं। शुगर का होता है, ब्लड का होता है, HIV का होता है, और हीमोग्लोबिन का होता है। इस तरह से कई सारे टेस्ट होते हैं, तो वो सभी टेस्ट करवाए, और नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर गई। तो रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। डॉक्टर ने मेरा वेट चेक किया, BP चेक किया, और EDD दी थी। EDD तो आप सबको पता ही है कि वो डॉक्टर एक EDD देती है, मीन्स एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, उन्होंने मुझे दे दी। वो जुलाई की थी, जुलाई लास्ट की थी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो फिर वही सब कुछ डॉक्टर ने दिया, और मतलब वेट वगैरह सब कुछ मेरा ओके था। और BP तो शायद, हाँ BP थोड़ा मेरा लो था, वो शायद इस वजह से भी हो गया हो क्योंकि मेरा भूख नहीं लगती थी, और उस वजह से भी, वीकनेस की वजह से क्या पता, BP लो था मेरा। और उसके बाद जो है BP के लिए तो कोई दवाई नहीं दी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि BP लो होना तो सही है, BP हाई नहीं होना चाहिए। तो फिर मेरा बाय गॉड ग्रेस हाई नहीं था, लो था। इस तरह से मेरे फर्स्ट 3 मंथ निकले। उसके बाद 4th, 5th, 6th सेकेंड ट्राइमेस्टर पे आते हैं, 4th, 5th और 6th मंथ। इसमें देखिए 5th मंथ में मैं और मेरे हस्बैंड घूमने के लिए गए थे गोवा, और ये 3 days और 4 nights इस तरह से कुछ हमारा पैकेज था। और उस टाइम काफ़ी मतलब इन लोगों ने मना किया था कि मत जाओ ऐसे टाइम पर, बट फिर मेरे हस्बैंड ने बोला एक बार बच्चा हो जाएगा तो फिर नहीं, फिर जाना पॉसिबल नहीं है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं अब चलेंगे, मतलब सब कुछ सेट था, होटल वगैरह सब बुक था, फिर मतलब परमिशन मिल गई, तो फिर हम चले गए थे। पहले डॉक्टर से मैंने कंसल्ट कर लिया था अपनी गायनो से, और गायनोकोलॉजिस्ट ने परमिशन दे दी थी कि आप जा सकते हो, आप बाय एयर नहीं जा सकते हो, आप बाय ट्रेन ही जा सकते हो। तो ट्रेन का हमने रिजर्वेशन करवा लिया था, और काफ़ी बढ़िया रहा था सफ़र, और काफ़ी बढ़िया रहा था हमारा वो ट्रिप, बहुत मेमोरेबल है। उस ट्रिप को मैं कभी नहीं भूल सकती। अभी तक अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि अच्छा हुआ उस टाइम पर मतलब हम चले गए थे उसमें, क्योंकि उसके बाद बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। उसके बाद तो बहुत मुश्किल हो गया था, मतलब अगर जाते भी, मतलब जाए भी तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाना, आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि फिर हम अपना एंजॉय नहीं कर सकते, हम सिर्फ बच्चों को ही देखते रहते हैं, बच्चों के पीछे ही भागते रहते हैं। तो ऐसा तो होता ही, और ऐसा आज तक ही हो रहा है, जब मेरा बेटा बड़ा 7 years का भी हो चुका है। तो फिर उसके बाद जो है ऐसे ही चला, 4th, 5th मंथ चला गया। 5th मंथ में हम गए थे घूमने के लिए। उसके बाद जब मैं वापस आई तो मन में डर बैठ गया मेरे कि मुझे मूवमेंट नहीं लग रही है अपने अंदर बेबी की, और काफ़ी हल्का हल्का सा लग रहा है। इस टाइप से जैसा एक शक होता है ना मन में, जब घर वाले डरा देते हैं कि मत जाओ कुछ हो ना जाए, तो फिर इसी तरह से मुझे लगा, मतलब इस तरह से लगा कि हाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे मूवमेंट नहीं हो रही। ऐसा कुछ था नहीं, बट वो मन में डर की वजह से मुझे ऐसा लगा। और फिर रात को मुझे ऐसा लगा, मैंने अपनी मदर इन लॉ से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि सुबह हमने भगवान से प्रे की, और उन्होंने बोला कि मॉर्निंग में हम डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट पे चलेंगे। तो हम गायनोकोलॉजिस्ट पे गए मॉर्निंग में। उस टाइम मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो उस टाइम गुड़गांव में ही थे, और उनको बताया भी नहीं था कि उनको टेंशन ना हो जाए। और फिर गायनोकोलॉजिस्ट के पास गए, गायनोकोलॉजिस्ट ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। ये सेकंड अल्ट्रासाउंड था मेरा। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ था। उसमें बेबी की हार्ट बीट, वेट नहीं, बेबी की हार्ट बीट चेक की थी, और मतलब पॉइटस, सिंगल लाइफ पॉइटस है या मतलब जुड़वा है, इस टाइप से वो सब कुछ चेक करते हैं। तो वो सब कुछ उन्होंने चेक किया था फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में। और उसके बाद ये सेकंड अल्ट्रासाउंड वैसे मेरा थोड़ी लेट होना था, पर उन्होंने फिर उसी टाइम कर दिया जब मेरे मन में डर था। तो फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड चेक किया, उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है, और तुम्हारा बेबी जो है अंगूठा चूस रहा है, इस टाइप से उन्होंने मुझे दिखाया अल्ट्रासाउंड में। तो उस टाइम मेरी मतलब उस टाइम ऐसा लगा कि हाँ भगवान से जो मैंने मांगा था उन्होंने दे दिया, बस इस तरह से भगवान ने मेरी सुन ली, आप ये कह सकते हैं। और या फिर जो मेरे मन में डर था वो दूर हो गया। इसी तरह से मेरा 4th, 5th और 6th मंथ गया। उसके बाद और मेरे जो अल्ट्रासाउंड हुए थे उनके बारे में एक बात बताती हूँ। जो अब अल्ट्रासाउंड होते हैं वो तो कलर्ड अल्ट्रासाउंड होते हैं,
और उन अल्ट्रासाउंड में जो है ये जो सेकंड वाला अल्ट्रासाउंड होता है मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में, वो काफ़ी कॉस्टली होता है, 2000 से भी अबव होता है। उसमें सभी बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है बेबी के। बट मेरे टाइम में जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें वो नॉर्मल ही अल्ट्रासाउंड हुए थे सारे, 800 to 1000 की रेंज में इसी टाइप से हुए थे, जो नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट वाले अल्ट्रासाउंड होते हैं। और वही जो हार्ट बीट वगैरह और बेबी का वेट, बेबी की मूवमेंट, यही सब चेक करने के लिए होता है। यही सब कुछ मेरे अल्ट्रासाउंड में था और इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। बट आज की डेट में तो काफ़ी कुछ होता है अल्ट्रासाउंड में। इस तरह से भी अल्ट्रासाउंड एक मदर का होता है बेबी के, कि उसमें पता चल जाता है कि मदर की बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और बेबी का भी पूरा अल्ट्रासाउंड वो जो सेकंड ट्राइमेस्टर में होता ही है, जिसमें बेबी के हर पार्ट्स को देखा जाता है, हार्ट होता है और फिंगर्स और लेग्स, सब पार्ट्स का अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। वो चीज़ अच्छी भी है। और मेरे टाइम में ऐसा अल्ट्रासाउंड नहीं था फ्रेंड्स। और इस तरह से मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर। और फ्रेंड्स जो डॉक्टर से जो मेरी मीटिंग थी वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो जैसे मैंने आपको बताया मैं डॉक्टर पर गई ही नहीं थी, कंसल्ट ही नहीं किया था, सिर्फ 3rd मंथ में गई थी, वो भी मतलब टेस्ट वगैरह करवाने के लिए। उसके बाद डॉक्टर ने डेट देनी शुरू कर दी थी कि मुझे कब जाना है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो 2nd मंथ में तो मैं मंथली जाती थी, मतलब डॉक्टर मंथली बुलाती थी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मतलब 4th, 5th और 6th मंथ में मंथली बुलाती थी। और उसके बाद जो 3rd ट्राइमेस्टर था उसमें भी मंथ में तो उसने मुझको बुलाया था मंथली, मतलब मंथ में एक बार ही। उसके बाद उसने 15 डेज में बुलाना स्टार्ट कर दिया था डॉक्टर ने। और उसके बाद 9th मंथ में तो वीकली जाना होता था, क्योंकि 9th मंथ में डॉक्टर बार बार चेकअप करती थी उस टाइम पे। अब तो पता नहीं कोरोना में, अब तो मतलब डॉक्टर काफ़ी कम बुलाती है, पर उस टाइम पे इसी तरह से बुलाया जाता था। मतलब फिर डॉक्टर ने बाद में 9th मंथ में वीकली बुलाना स्टार्ट कर दिया था मुझे। और डॉक्टर जो भी मेडिसिन लिखती थी और जो भी टॉनिक लिखती थी या जो भी वो पाउडर आता है मिल्क में डालने वाला, वो सब कुछ मैं खाती थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे, कुछ लड़कियां जैसे होती है उनको मिल्क में जो डालकर प्रोटीन पाउडर मिलता है उसको खाने से वोमिट आती है, नहीं पिया जाता वो मिल्क में डालकर, या वैसे वाटर में डालकर भी पी सकते हैं उसको गुनगुने पानी में, बट नहीं पिया जाता। बट मुझे मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जो भी मेडिसिन वगैरह दी थी डॉक्टर ने और जो भी टॉनिक दिए थे और ये हेल्थ ड्रिंक दिया था, वो सब कुछ मैं पीती थी। और सब दवाइयाँ मैंने बिल्कुल टाइम पर ली थी अपने ओवरऑल प्रेगनेंसी पीरियड में। और दवाइयाँ वैसे डॉक्टर, इतनी दवाइयाँ मैंने शायद अपनी पूरी उम्र में नहीं खाई होगी प्रेगनेंसी से पहले जितनी प्रेगनेंसी पीरियड में खा ली। काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती है। और एक मुझे उस तरह का भी सेशे दिया गया था जिसको शायद वो 9th मंथ में मिला था, उसको पानी में डालकर पीना होता है। उससे शरीर में ब्लड लेवल मैनेज रहता है, ब्लड में उसमें वाटर, उससे बॉडी में वाटर लेवल मैनेज रहता है, उससे पानी की कोई कमी नहीं होती है। वैसे तो डॉक्टर मुझको जितना पानी बोलती थी उतना मैं पीती ही थी। शायद 10 to 12 ग्लासेस उन्होंने मुझको बोले थे, उतना मैं पीती थी। और पानी में पीती ही रहती थी हर टाइम, क्योंकि पानी पीते ही रहना चाहिए प्रेगनेंसी में, पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से वाटर लेवल मेंटेन रहे उतना ही अच्छा रहता है प्रेगनेंसी के पीरियड में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने 3rd ट्राइमेस्टर के बारे में ही बता रही हूँ। 3rd ट्राइमेस्टर मीन्स 7th, 8th और 9th मंथ। 3rd ट्राइमेस्टर में बस यही होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम की डिलीवरी जो होती है वो ना तो टाइम से पहले होनी चाहिए और ना ही टाइम से बाद होनी चाहिए। मतलब प्री मैच्योर डिलीवरी भी नहीं होनी चाहिए, 9th मंथ से पहले भी नहीं होनी चाहिए, और 9th मंथ के बाद भी फिर टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि अभी तक डिलीवरी क्यों नहीं हुई। तो फिर इसमें भी मतलब देखिए, ओवरऑल प्रेगनेंसी में मैंने काम खुलकर किया और मतलब खूब जितना काम होता है काफ़ी पूरा घर का काम ही संभाला। और बस लास्ट में तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ही किया, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहती है उस टाइम पे यही था कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहते हैं कि खूब चलते फिरते रहना चाहिए। और तो मैंने लास्ट जो ट्राइमेस्टर था 7th and 9th मंथ, उसमें खूब घर के झाड़ू पोछे झुक कर अच्छे से लगाए। पर फिर बाद में मुझे पता चला था 8th मंथ में ज़्यादा नहीं झुका जाता है। तो 8th मंथ में तो मैंने थोड़ा सा अपना ध्यान रखा था, मतलब झुकी नहीं थी ज़्यादा। बट 9th मंथ में तो ऐसा किया था मैंने कि पूरे घर को चमका दिया था, रोज पोछा लगाती थी बिल्कुल झुक कर। 3 BHK फ्लैट था, उसको अच्छे से झुक कर ही मैं पोछा लगाती थी। वो स्टैंडिंग वाला नहीं, झुकने वाला है, क्योंकि झुकना ही होता है 9th मंथ में, क्योंकि टाइम पर डिलीवरी होने के लिए यही रहता है कि हाथ पाँव अच्छे से खुले होने चाहिए, ये बोला जाता है। तो फिर 8th मंथ में मैंने थोड़ी अपनी केयर की थी और 9th मंथ में फिर झुक के पोछे लगाने शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से याद है, मेरे घर वाले मतलब इन लॉज भी बोलते थे कि मदर इन लॉ कहते थे कि इतना भी मत झुको, इतना भी सही नहीं है प्रेगनेंसी में झुकना। बट मैंने बोला था नहीं, मुझे मतलब इसी तरह से नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि उस टाइम ये पड़ा था कि डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बाकी तो देखिए फ्रेंड्स, भगवान के हाथ में होता है नॉर्मल डिलीवरी होना या सिजेरियन होना, क्योंकि जो है
कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ पूरा ओवरऑल 9 मंथ तक हमारा नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ सब ठीक है, हम वॉक कर रहे हैं, सब डॉक्टर के हिसाब से चल रहे हैं, बट फिर भी एकदम एट दैट मोमेंट कुछ ऐसा हो जाता है कि सिजेरियन ही होता है। तो फिर ये तो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ये भगवान के हाथ में ही है कम्प्लीटली। तो फिर इसलिए बाकी ये है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, कि अपनी तरफ से चलते फिरते रहना चाहिए, और अपनी तरफ से मतलब अपनी तरफ से तो पूरा वो रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल भी होती है डिलीवरीज कई। और फिर ऐसे केस में जहाँ डॉक्टर रिस्क नहीं ले सकती वहाँ सिजेरियन भी सही है, क्योंकि मतलब रिस्क से अच्छा तो यही है कि सिजेरियन ही हो जाए। और तो फिर अब मैं थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में आपको बता रही थी। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी इसी तरह से चला नॉर्मली, कि वही मेरा ज़्यादा खाना खाने का मन तो नहीं किया, बट हल्का फुल्का खाती ही थी, मतलब जितना खाना है, बाकी फ्रूट्स वगैरह लेती थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस तरह से। मतलब ये है कि प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को 2 लोगों के जितना खाना चाहिए, बट ऐसा है कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, मतलब हमें पोषण से युक्त खाना खाना चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मतलब सब कुछ होना चाहिए उसमें, इस तरह का खाना हमें खाना चाहिए। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि देसी घी आपको भर कर खाना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, भी प्रूफ हो चुका है कि देसी घी भी इतना खाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, नॉर्मली जितना रोटी में लगता है, थोड़ा वो सब्जी में डलता है, उतना तो खाना ही चाहिए। बाकी आपको खाना है तो आप डिलीवरी के बाद खुलकर खाइए। तो उसके बाद मेरा 7th 8th और 9th मंथ इसी तरह से गुजरा, और मेरा एक और अल्ट्रासाउंड भी हुआ था इसमें। उसमें जो थर्ड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें यही चेक करने के लिए होता है कि मतलब बच्चे की क्या पोजीशन है, ब्रीच पोजीशन का बेबी तो नहीं है, हेड डाउन पोजीशन होनी चाहिए, और जो है बेबी की मूवमेंट्स वगैरह चेक करने के लिए होता है, हार्ट बीट, वेट चेक करने के लिए होता है, हाँ वेट कितना है, और बाकी यही सब चेक करने के लिए होता है। और मेन तो बेबी की पोजीशन होती है, ये चेक करने के लिए होता है। और इसमें मेरा एक थर्ड ट्राइमेस्टर में शायद 9th मंथ में एक वो वाला टेस्ट भी हुआ था, जिसमें मतलब चेक किया जाता है कि यूट्रस का माउथ कितना ओपन है, और वो काफ़ी पेनफुल टेस्ट होता है। वो मेरा शायद 2 बार हुआ था, 2 या 3 बार, इतना मुझे याद नहीं है, बट वो वाला टेस्ट काफ़ी पेनफुल होता है। और इसी तरह से फिर देखिए 7th 8th और 9th मंथ हुआ था, और वो मेरे टेस्ट होने का रीज़न भी बता देती हूँ, क्योंकि मेरा जो है डिलीवरी का टाइम वो पूरा हो चुका था, और मैंने फिर डॉक्टर से पूछा डिलीवरी कब होगी, क्योंकि डिलीवरी का टाइम तो पूरा हो चुका है। और क्योंकि जो डॉक्टर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देती है वो 9th मंथ के भी बाद की होती है, मतलब वो मैक्सिमम टाइम होता है कि इतने टाइम में तो डिलीवरी हो ही जानी चाहिए। तो उसी के आसपास मेरी डेट आ गई थी, पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो चुके थे मेरे। तो मन में एक टेंशन सी आ गई थी, डिलीवरी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि डिलीवरी के टू सिम्टम्स होते हैं, एक तो वाटर डिस्चार्ज और दूसरा होता है पेन होना। तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था, और मेरा ये भी एक चक्कर था कि मेरे हस्बैंड जिस टाइम हो, मैं ये चाहती थी कि उसी टाइम डिलीवरी हो, क्योंकि पता चले मैं यहाँ पे हूँ और हस्बैंड उस टाइम यहाँ पे ना हो। और फिर एक हस्बैंड का बहुत बड़ा साथ होता है, कि साथ हो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। बाकी वैसे इन लॉज भी कोऑपरेटिव थे, बट हस्बैंड की एक अलग बात होती है। तो फिर डॉक्टर पे हम गए बिल्कुल 9 मंथ कंप्लीट होने पे। तो मैंने बोला डॉक्टर मतलब कंप्लीट हो चुका है टाइम, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ डिलीवरी तो हम अभी कर देते हैं, बिल्कुल रेडी है, यूट्रस का माउथ ओपन है, जितने इंचेस होना चाहिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने फिर मुझे एक कैस्ट्रोल दी। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, पेन होना चाहिए या फिर कुछ तो होना चाहिए, वाटर डिस्चार्ज कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि पता चले हाँ भगवान की मर्जी से ही ये डेट ही उन्होंने निर्धारित किया, अपने अकॉर्डिंग नहीं करनी है मुझे डिलीवरी। तो उन्होंने बोला चलो आपकी मर्जी है। तो उन्होंने मुझे कैस्ट्रोल दिया, उन्होंने बोला ये इससे पेन हो जाएंगे तुम्हें। तो वो 2 बारी में पीना था, तो मैंने वो कैस्ट्रोल पी लिया था 2 बारी में। और बट कैस्टर उसको फिर मैंने अपने हस्बैंड की छुट्टी भी उन्होंने एक्सटेंड कर ली थी कि हाँ मैं डिलीवरी के बाद ही जाऊँगा। बट कैस्ट्रोल पीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, दोनों बार मैंने पी लिया। बिल्कुल घर में तैयारी हो चुकी थी डिलीवरी की कि हाँ अब तो बेबी नन्ना मुन्ना आने ही वाला है, बट नहीं मतलब वो डेट फिक्स नहीं थी। सब कुछ रेडी हो चुका था, बैग रेडी हो चुका था, मैंने भी अपने जो भी क्लॉथ्स वगैरह लेकर जाने थे और बेबी के क्लॉथ्स वगैरह और जितनी भी तैयारी होती है हॉस्पिटल की वो सब कर ली थी। बट वो कैस्ट्रोल ने कुछ असर नहीं किया, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मुझे कैस्ट्रोल पीने से। और उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने फिर बोला तुम कभी भी आ सकते हो डिलीवरी के लिए, जैसे उन्होंने बोला ही था। बट फिर मैंने फिर वेट ही किया थोड़े टाइम, और उसके बाद फिर वो शुभ दिन आ ही गया, जिस दिन मुझे उस दिन थोड़ी थोड़ी वाटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया मॉर्निंग से ही। और उसके बाद हल्का हल्का था, कुछ ज़्यादा नहीं था। डॉक्टर ने बोला था जब ज़्यादा हो तब बताना। पेन्स तो बिल्कुल भी नहीं थे मुझे। फिर जब थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे भी डॉक्टर ने बोला हुआ था कभी भी आ सकते हैं, तब मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला कि फिर डॉक्टर ने मतलब पेन्स तो थे नहीं, डॉक्टर ने मुझे वहीं पर जहाँ पर पेन्स इंड्यूस करवाते हैं वहाँ पर ग्लूकोज में पेन्स इंड्यूस का इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे हल्के हल्के पेन्स हुए और उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन्स होने लगे, भयंकर वाले। ये पेन्स मुझे 1 या 1.5 घंटे तक हुए थे। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला अब तुम चल सकते हो। मतलब पेन्स का मतलब ये है कि बेबी अब नीचे को प्रेशर डाल रहा है और तुम डिलीवरी के लिए जब बिल्कुल रेडी हो जाए तभी मतलब डिलीवरी वाला रूम होता है वहाँ पर लेकर जाया जाता है। तो जब बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर
को लगी कि हाँ ऐसी स्टेज है बिल्कुल अब डिलीवरी वाली, तो मुझे वहाँ पर ले गए और थोड़ा बहुत प्रेशर लगाने को कहा। उसके बाद ईजिली मेरी डिलीवरी हो गई थी। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, जैसे कई कई लेडीज़ को 12 घंटे से ज़्यादा भी लग जाते हैं पेन सहते सहते, बट ऐसा कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं रहा, सब पॉजिटिव ही रहा मेरे साथ। और फिर रात को जो है मेरी डिलीवरी हो गई थी, आई थिंक 10-11 बजे के आसपास हो गई थी। और फिर मेरे हस्बैंड को कॉल कर दिया गया था कि डिलीवरी हो चुकी है, और ये डिलीवरी हो चुकी है या होने वाली थी, उस टाइम पे फ़ोन कर दिया था मेरे इन लॉज ने। और उस टाइम पे फिर मेरे हस्बैंड उसी टाइम रात को ही आ गए थे, और शायद आधी रात में जब भी पहुँचे होंगे, क्योंकि NCR से काफ़ी दूर पड़ता है मेरठ में मेरी डिलीवरी हुई थी। और जो मेरी डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, और बहुत कुछ ऐसी नहीं थी कि उसको लालच है। कई डॉक्टर्स आजकल मैंने ऐसे भी सुनी है कि लालच के लिए ही वो ऑपरेशन कर देते हैं, बट मेरी डॉक्टर बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, लालची नहीं थी। वो हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखती थी, मतलब जो चीज़ सही रहती थी। शायद ऑपरेशन की तो वहाँ ऑपरेशन के केसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम थे ऑपरेशन के केसेस, वो बहुत इमरजेंसी में करती थी। एक अच्छे डॉक्टर का मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप मेरठ में ही रहते हैं और अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और वो डॉक्टर मतलब काफ़ी ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी, और बहुत दमदार पर्सनैलिटी थी उसकी। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। उसके पास मेरी हर प्रॉब्लम का हमेशा ही सोल्यूशन रहता था। मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो खुजली वाली भी होती थी कि मुझे पूरी इचिंग होती थी पूरी प्रेगनेंसी में, पूरी बॉडी में। और मतलब उसने फिर मैंने डिस्कस किया था, उन्होंने बोला हाँ इस टाइम भी ये प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है लेडीज़ में। एक तो मौसम ऐसा है, शायद इस वजह से हो रही है। तो रात में मुझे इस वजह से काफ़ी टाइम तक नींद भी नहीं आती थी, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती थी, क्योंकि गर्मी तो लगती ही है प्रेगनेंसी में ज़्यादा, वो तो आपको पता ही होगा। तो फिर फ्रेंड्स उसके बाद डिलीवरी हो गई थी नॉर्मली, मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई थी। और उस टाइम डॉक्टर ने मुझे जब डिलीवरी हुई थी बता दिया था कि हेल्दी है बेबी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक वेट है, 3.5 kg वेट था, और बेबी बिल्कुल हेल्दी था, और बेबी बॉय था। तो ये डॉक्टर ने मुझे बता दिया था उस टाइम, बट मैं काफ़ी थक गई थी और बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल उस टाइम उन्होंने शायद मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था, तो फिर बिल्कुल मुझे नींद आ गई थी उस टाइम पे। और उस टाइम मैं कुछ भी नहीं डॉक्टर की बात अच्छे से सुन पाई थी। और जब आँख खुली तो सामने मेरे हस्बैंड बैठे थे और मेरा बेबी भी सामने था। वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल था कि हस्बैंड भी मेरे सामने और बेबी भी मेरे सामने है, क्योंकि मैं यही चाह रही थी कि वो भी एक बार मतलब न्यू बॉर्न और फर्स्ट डे बेबी को देखना तो एक अलग ही बात होती है, वो बहुत खूबसूरत एहसास होता है, उसको शब्दों में बता पाना तो इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से मेरी डिलीवरी प्रोसेस रहा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स उसके बाद जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने मतलब कुछ दिन की तो उन्होंने लीव ले ली थी, और बाकी उन्हें ऑफिस से पैटर्निटी लीव भी मिलती है। जैसे मदर्स को मैटर्निटी लीव मिलती है, वैसे अच्छी कंपनी में फादर को भी पैटर्निटी लीव मिलती है। शायद वो 1 वीक से भी कम होती है, शायद 3 to 4 days की ऐसी होती है। बट बाकी संडे की तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती ही थी, वो भी उनकी छुट्टी थी, और बाकी कुछ पैटर्निटी लीव हो गई। तो इस तरह से 1 वीक to 10 days तक मेरे हस्बैंड ने मेरे और बेबी के साथ स्पेंड किए थे। उसके बाद वो चले गए थे। फिर उनका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि होता है एक नया मेहमान जब घर में आ जाता है तो फिर वो जो घर में जश्न का माहौल होता है वो तो देखते ही बनता है, उस टाइम पे बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा डिलीवरी का ओवरऑल प्रोसेस। डियर फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगी। वो ये है कि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी जो है एक बहुत ही सुंदर एहसास है, बहुत ही सुंदर प्रेगनेंसी जो है प्रकृति की बनाई एक बहुत ही सुंदर रचना है। तो हमें फ्रेंड्स मेरी एडवाइस ये है कि हमें अपने प्रेगनेंसी पीरियड में उसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ पे हम खुश रहें। फिर चाहे वो हमारे इन लॉज हो, चाहे वो हमारे हस्बैंड के साथ रहना हो, या चाहे हमें अपने मायके में मम्मी पापा के साथ रहना हो, बट हमें उसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ हम खुश रहें, जहाँ हमारी केयर की जाए, और जहाँ हमारे मन में जो बात हो वो हम सबको बोल सके, और अपने मन में कुछ भी बात ना रखे। जो हमारा खाने का मन हो वो हम खुलकर बोल सके, और जो भी हमारा मतलब जिस तरह का भी मन करता है वो हम बोल सके। जैसे डॉक्टर पे भी इमीडिएटली जाना है तो इस तरह की कन्वीनियंस भी होनी चाहिए कि इमीडिएटली जाना पड़े, उसमें कोई भी डिले ना हो। तो फ्रेंड्स यही मेरी एडवाइस है कि प्रेगनेंसी में वहीं रहे जहाँ पर खुश रहे। और धार्मिक, जैसे मैंने आपको बताया कि धार्मिक किताबें पढ़ते रहे, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभिमन्यु की स्टोरी आपको पता होगी। अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन और सुभद्रा का बेटा था। तो फिर जब अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में था उसी टाइम पे उसने चक्रव्यूह में घुसने की भी शिक्षा ग्रहण कर ली थी, क्योंकि उसने बाद में बताया था कि जब मेरे पापा एक बार मेरी मम्मी को चक्रव्यूह में घुसना, चक्रव्यूह की शिक्षा ज्ञान दे रहे थे, उस टाइम मैं सब सुन रहा था। उस टाइम वो पेट में ही था, पैदा नहीं हुआ था। तो इस तरह से बच्चा जो है, ये तो वैज्ञानिक तौर पर भी प्रूफ हो चुका है, तो कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है उसी टाइम पर वो काफ़ी चीज़ें मतलब
सब कुछ सुनता है और काफ़ी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए जो है हमको प्रेगनेंसी में जो अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए और अच्छी चीज़ें ही सोचनी चाहिए, पॉजिटिव विचारधारा रखनी चाहिए, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए और खुलकर जीना चाहिए। इस पूरे पीरियड को ऐसे दबा दबा रहकर नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम सोचेंगे, जिस तरह से हम बिहेव करेंगे, वही चीज़ें हमारे बच्चे के अंदर भी आ जाएगी। इसलिए हमें खुलकर जीना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ओवरऑल प्रेगनेंसी की जितनी भी स्टेजेस होती है, जितने भी ट्राइमेस्टर होते हैं, उनका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस और मेरा डिलीवरी के बारे में, मतलब किस तरह से डिलीवरी हुई थी, कैसे हुई थी। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। कल मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय।